हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे गॉस लॉ और अच्छा लगा। आप लोग ने सब ने व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड किया, तो चलिए बहुत अच्छा है। साथ दीजिए, साथ मिलेगा। अब एक क्वेश्चन है गॉस लॉ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जेई में आ चुका है, पहले मेडिकल में भी आ चुका है और बोर्ड में भी आएगा, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। अब ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इन एलएचएस ऑफ गॉस लॉ the E vector is due to A option charges presence inside the Gaussian surface, charges present inside the Gaussian surface। बताए थे ना, क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। बी ऑप्शन चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। सी ऑप्शन चार्जेस प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। आई होप कि दिख रहा होगा यहां पर द गॉसियन सरफेस। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखिए अच्छा से लिख लीजिए, चार्जेस प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड आउटसाइड। और आराम से इसको सोचिए आंसर क्या होगा। ए बी सी डी अपना अपना आंसर चुन लो। अपना अपना आंसर सब चुनिए, क्या होगा आंसर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ था क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे फ्लक्स का बात नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा है। बोल रहा है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई है, वो किसके कारण होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। कुछ बच्चा सोच सोचा होगा कि और ये आप तो बताए थे चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, कि सिर्फ अंदर वाला चार्ज के कारण होता है। अबे वो फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अगर यहाँ पे हम फ्लक्स पूछे, पूरा का पूछते हैं, पूरा का पूछते हैं, तो ये फ्लक्स हो गया पूरा क्वांटिटी, तब ये वाला क्वांटिटी होता है सिर्फ अंदर वाला चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आओ इसको फील करवाते हैं कैसे, देखो। जैसे कि मान लो ये कोई गॉसियन सरफेस है, अब एक चार्ज यहाँ पे Q1 अंदर है, अब मान लेते हैं Q2 बाहर है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर हम फ्लक्स पूछेंगे तो गॉसियन सरफेस के पूछेंगे, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तब सिर्फ अंदर वाला चार्ज के कारण होगा फ्लक्स। क्या फ्लक्स सिर्फ Q1 के कारण होगा। लेकिन तुम बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तुम बताओ Q1 और Q2 में किसके कारण होगा। तो स्पेस में दोनों के कारण ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के कारण होगा। कहीं भी अगर तुम जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके कारण होगा। यहाँ P होता, अगर यहाँ P होता या कहीं भी P पॉइंट होता, तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कॉमन सेंस है, Q1 और Q2 दोनों के कारण स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है और बच्चा इस पट्टी को लगा सकता है इनसाइड वाला में।
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे स्पेस में दोनों अंदर और बाहर के चार्ज के कारण होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछा था, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। चलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए करवा दिए और फील भी कर लिए होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ भाई, सब चार्ज के कारण होगा स्पेस में, जो वो अंदर हो या बाहर हो। लेकिन जब फ्लक्स का बात आता है तो वो सिर्फ अंदर के कारण होता है, और ये लगातार 2 वीडियो में कारण बता दिए। चलिए अब यहाँ पे एक और नोट है, इसको भी आप दिमाग में रखें। एक और बहुत सुंदर ही नोट, हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो लिखवाएं आपको, कैसे स्टार्ट किए थे याद है? इट स्टेट्स दैट फॉर चार्जेस इन वैक्यूम, ये जो वैक्यूम था तब हम लिखे थे Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम लोग मान के चल रहे थे कि सारा वैक्यूम में। लेकिन अगर मीडियम हो तब, तो याद रखो फॉर मीडियम, अगर मीडियम होगा तब फिर गॉस लॉ ऐसे लिखना है, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds या फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस Q इन बाई K एप्सिलॉन नॉट। अब तुम कूलम्स लॉ देखो, अपने कॉपी में नोट्स बनाए होंगे, कूलम्स लॉ के नेक्स्ट पेज में देखो पढ़ाए होंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो बताए थे वाटर का 81 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो कूलम्स लॉ का नेक्स्ट पेज अपने नोट कॉपी में। के क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी। के था रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक। इसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं कूलम्स लॉ के वीडियो में। तो के था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब इस पे सीबीएसई बोर्ड एक बार सवाल क्या पूछा भाई, देखिए सीबीएसई बोर्ड में ये सवाल आ चुका है, ये वाला सवाल। अब बोला ना कि एक क्लोज्ड सरफेस है, चलिए इमेजिन कीजिए एक क्लोज्ड सरफेस है और यहाँ पे ऐसे तुम्हारा चार्ज दे दिया, मान लीजिए 3Q, बाहर दे दिया 5Q। अब बोल दिया कि ये पूरा एक मीडियम में है, ये पूरा एक मीडियम में है, और उस मीडियम का K दे दिया 4, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दे दिया। अब बोला, अब यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, शुरू से देखिए गॉसियन सरफेस यहाँ पे ऐसे बना दिए थे, ठीक है? तो गॉसियन सरफेस को डार्क कर देते हैं ऐसे। चलिए क्लोज सरफेस, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है सब। अब बोला फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस बताइए। अब तो आप लोग के लिए बच्चा वाला सवाल, एकदम आसान, लॉलीपॉप। यहाँ पे फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को। क्या हो जाएगा भाई? अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि यहाँ मीडियम है तो अब के भी लगेगा, ठीक है? ऐसे ही कभी कभी आता है, आमतौर पे कुछ नहीं बोले तो वैक्यूम ही बांधना है और आपको Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट ही यूज करना है। मतलब कि एनसीईआरटी एचसीवी में हमेशा यही है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम मानता ही नहीं है, एक भी न्यूमेरिकल में नहीं, एनसीईआरटी और एचसी वर्मा में। लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज रखिए, अगर मीडियम दे देगा तो यहाँ पे आपका Q इन, अब Q इन हो गया 3Q अंदर का चार्ज, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और K का वैल्यू कितना दिया है 4। तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ 2 अच्छा बात आपको पता चला, एक ये वाला बात और एक ये वाला बात। अब हम लोग करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ जो गॉस लॉ हम लोग पढ़े, क्या था गॉस लॉ? क्या बताए थे भाई पवन सर कि गॉस लॉ तो ट्रिक है, ट्रिक। एक लाइन में भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं और दूसरे लाइन में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, 2 स्टेप में। तो ये ट्रिक है, बहुत मजा आएगा। तो अब हम लोग का 6 एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर बच जाएगा प्रॉब्लम्स। ऐसे तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस शुरू से करवा ही रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉसेस लॉ, चलिए, या गॉस थ्योरम भी बोलता है, बार बार बोलते हैं। चलिए अब देखिए पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करते हैं। अब इसमें पहला अच्छा क्या करना है भाई, गॉस लॉ की मदद से क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का ट्रिक है गॉस लॉ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर, लॉन्ग माने बहुत लंबा, एकदम इनफाइनाइट,
ये देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, चलिए नोट करते जाइएगा, मजा आ रहा है अभी। अब एप्लीकेशन शुरू हो गया और बहुत इजी है एप्लीकेशन, क्योंकि 2 लाइन 3 लाइन में एकदम आराम से हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा, 2 स्टेप में हो जाता है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक लॉन्ग वायर है, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, इसको सीधा बनाओ ना, चलिए लॉन्ग वायर है और आगे की ओर बढ़ेगा तो ये कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी। ये भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। मतलब कि दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इमेजिन कीजिए, बहुत लंबा वायर है, लॉन्ग वायर है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो याद होगा आप लोग को, हम बताए थे एक बार कि लैम्डा क्या था भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि एक यूनिट लेंथ पे लैम्डा कूलम चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक बार बताए थे कि लैम्डा क्या था भाई, तो Q/L भी बोलते हैं इसको, Q/L, या हिंदी में बोले तो 1 मीटर या 1 यूनिट पे कितना चार्ज, लैम्डा कूलम चार्ज। तो 2 यूनिट पे 2 लैम्डा, 3 यूनिट पे 3 लैम्डा। देखिए ना यहाँ से, Q बराबर लैम्डा L, तो यह 1 होगा तो 1 लैम्डा, 2 होगा तो 2 लैम्डा, 3 होगा तो 3 लैम्डा। तो ये सब भी बता चुके हैं पहले। अब इमेजिन कीजिए कि अब ये लंबा तार है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, और क्वेश्चन है कि इससे r दूरी पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, r दिख रहा है ना, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉस लॉ के मदद से। क्वेश्चन क्लियर। पहले आप सोचिए, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इमेजिन कीजिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये 2 चीज निकालना है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। और डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे, अवे का मतलब क्या, जैसे ये तार है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वायर है, चाहे मेरा हाथ वायर है, चलिए मेरा हाथ वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो तो अवे होगा, ऐसे ऐसे हर जगह, हर जगह अवे होगा। तो पहले इमेजिन कीजिए पॉजिटिव चार्ज से सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, तो इससे कैसे निकलता है, तो ऐसे सब तरफ निकल के 3D में सोचिए, सिलेंड्रिकल टाइप में निकलेगा, ऐसे ऐसे सब तरफ, सब तरफ, और निकल के एकदम इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो पहले इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, क्या बोले, अवे, AWAY, अवे, दूर, पॉजिटिव चार्ज से अवे। अच्छा, नेगेटिव अगर वायर होता तो टूवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज अवे, बहुत बार बता चुके हैं। तो अब यहां से हमको डायरेक्शन आप फील किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम निकल रहा है, जैसे ट्यूबलाइट से लाइट कैसे निकलेगा एकदम सब तरफ, कोई ट्यूबलाइट है, अब उससे लाइट निकलेगा ना सब तरफ, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को देखिए, ठीक। अब वायर का शेप बताइए कैसा है, सिलेंड्रिकल। अगर वायर हम पूछे, जैसे इस पूछे पेन का बताओ शेप, तो आप बोलिएगा सिलेंड्रिकल। तो यहाँ हम लोग गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक क्लोज्ड सरफेस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इमेजिन करेंगे। गॉसियन सरफेस क्या है, एक सिमेट्रिकली क्लोज्ड सरफेस। तो आइए, एक सिमेट्रिकली क्लोज्ड सरफेस, ये देखिए ऐसे एकदम सिमेट्रिकली, ये खटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ किए, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक सिमेट्रिकली क्लोज्ड सरफेस। किसके सिमेट्रिक, चार्ज के, क्योंकि देखिए ना चार्ज एकदम बीच में आ गया, और वहां से एकदम इमेजिन कीजिए सिलेंडर, अगर ये वायर है, ये वायर है, तो एकदम सिलेंडर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर, देख लीजिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये दोनों इसका प्लेन फेस हो गया और ये कर्व्ड फेस हो गया। तो इमेजिन कीजिए 3D में, तो ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो लैम्डा तो हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब और फिर आर क्या हो गया भाई, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वायर, यही ना हो गया, 2 चीज दिया हुआ है, लैम्डा और आर गिवन रहेगा। और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, P पे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या किए, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, क्योंकि वायर का शेप सिलेंड्रिकल, तो गॉसियन सरफेस भी जो कंसीडर किए वो सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब इसका लेंथ अभी आप L मान लीजिए, आर्बिटरी लेंथ
एल। अब आप बताइए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस पे एक छोटा सा वेक्टर काटिए, सब सिखाया हुआ है पहले, क्यों काटेंगे कोई नहीं पूछेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे, और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया भी अवे, याद है ना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब इंटर रिलेटेड है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी और उसका भी डायरेक्शन छोटा सा का कैसे हो जाएगा, अवे। ई और डीएस का सेम डायरेक्शन, आप कहीं भी काटिए, याद कीजिए उस दिन बॉटल लेके समझा रहे थे, ठीक है ना, कि कहीं भी आप काटिएगा तो डीएस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे भी आप काटते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डीएस भी इधर, कहीं भी काटिएगा ऐसे ऐसे। अब बताइए इसका जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका डीएस ऐसे होगा और नीचे वाले का ऐसे होगा, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, तो ऊपर वाला का आउटवर्ड नॉर्मल, नीचे वाला का आउटवर्ड नॉर्मल, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस का मन में आप देखिए आउटवर्ड नॉर्मल, क्लियर। अब हम आपसे पूछते हैं फर्स्ट स्टेप में, अभी तो हम ध्यान से पढ़ाएंगे तोड़ तोड़ के, फिर जब आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आप 15 सेकंड में इसको बना लीजिएगा। अभी तो टाइम लग रहा है क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं, 15 सेकंड में आप बना लीजिएगा। अब चलिए बताइएगा, द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, आप पूरा लिख सकते हैं। चलिए बताइए कितना नेट चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल, यहां समझाए ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या सिलेंड्रिकल है, तो यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ माने एल, तो इस एल लेंथ में लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो एक यूनिट में लैम्डा कूलम, 2 यूनिट में 2 लैम्डा, तो एल यूनिट में कितना, एल लैम्डा। तो गॉसियन सिलेंडर के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा, एल लैम्डा एल, ये हो गया भीतर का चार्ज, अंदर का चार्ज किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। फर्स्ट स्टेप हो गया, मतलब कि इधर वाला आरएचएस हो गया, अब एलएचएस। अब फ्रॉम गॉस लॉ, चलिए अब फ्रॉम गॉस लॉ सारा बच्चा जानता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप चलिए इधर आइए, क्यू इन क्या है, लैम्डा एल, ये सब बच्चा समझ गया, यहां पे भी समझाया, क्यू इन क्या है, लैम्डा एल, डिवाइडेड बाई, जल्दी से बोलिए क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब इधर आइए, इसको 3 पार्ट में तोड़ने सिखाए थे, फ्लक्स वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है, लास्ट के लास्ट क्लास में जो बताए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो। क्योंकि कर्व्ड सरफेस का 3 पार्ट हो गया, 3 सरफेस, ऐसे नहीं बोले, सिलेंडर का 3 सरफेस हो गया, सिलेंडर का एक कर्व्ड सरफेस, एक ऊपर वाला प्लेन सरफेस, एक नीचे वाला प्लेन सरफेस, ठीक है। तो पहले अगर हम कर्व्ड सरफेस के लिए पूछे, कर्व्ड सरफेस के लिए, तो आप कर्व्ड सरफेस के लिए ऐसे बोलिएगा, इंटीग्रल, आप इसको क्लोज्ड को तोड़ दिए, क्लोज्ड में 3 है, या क्लोज्ड सरफेस कौन है, सिलेंडर, सिलेंडर का कितना है 3, तो 3 में तोड़ना है, एक ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस 0, कर्व्ड के लिए लिखे, कर्व्ड सरफेस के लिए लिख दिए। इस क्लोज्ड इंटीग्रल को तोड़ने कितना पार्ट में, 3 पार्ट में, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0, लेकिन ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप चलिए इधर आइए, क्यू इन क्या है, ये सब बच्चा समझ गया, यहां पे भी समझाया, क्यू इन क्या है, लैम्डा एल, डिवाइडेड बाई, जल्दी से बोलिए क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब इधर आइए, इसको 3 पार्ट में तोड़ने सिखाए थे, फ्लक्स वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है, लास्ट के लास्ट क्लास में जो बताए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो। क्योंकि कर्व्ड सरफेस का 3 पार्ट हो गया, 3 सरफेस, ऐसे नहीं बोले, सिलेंडर का 3 सरफेस हो गया, सिलेंडर का एक कर्व्ड सरफेस, एक ऊपर वाला प्लेन सरफेस, एक नीचे वाला प्लेन सरफेस, ठीक है। तो पहले अगर हम कर्व्ड सरफेस के लिए पूछे, कर्व्ड सरफेस के लिए, तो आप कर्व्ड सरफेस के लिए ऐसे बोलिएगा, इंटीग्रल, आप इसको क्लोज्ड को तोड़ दिए, क्लोज्ड में 3 है, या क्लोज्ड सरफेस कौन है, सिलेंडर, सिलेंडर का कितना है 3, तो 3 में तोड़ना है, एक ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस 0, कर्व्ड के लिए लिखे, कर्व्ड सरफेस के लिए लिख दिए। इस क्लोज्ड इंटीग्रल को तोड़ने कितना पार्ट में, 3 पार्ट में, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0, लेकिन पहले लिख देते हैं ई डी एस कॉस 90, ठीक है, और एक बार और लिखना पड़ेगा, प्लस ई डी एस कॉस 90। ये कितना बच्चा, ये दोनों समझ गया, क्यों कॉस 90, अरे भाई
इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा भाई पॉजिटिव चार्ज से अवे रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और ऊपर वाला सरफेस का एरिया ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे अवे, तो ये कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो ऊपर वाले प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0, cos 90 0 तो ये पूरा 0, ठीक है। क्योंकि अब नीचे वाला भी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और एरिया ऐसे, तो नीचे वाले प्लेन सरफेस से भी 90 डिग्री बना रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये दोनों तो टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां से आगे बढ़िएगा तो आपका ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, +0 +0, और ये आपका लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला क्या होगा, E अपने जगह पे cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, कर्व्ड सरफेस का छोटा सा एरिया ds। अब कर्व्ड सरफेस का नया पे बात हो रहा है, तो अब सोचिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का सारा ds टोटल 10th पढ़े तो बताइए, टोटल कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई RH। इंटीग्रेशन माने क्या, टोटल, तो E बाहर आ गया, और ds का वैल्यू हम लोग पुट करें, इंटीग्रेशन ds, तो 2 पाई RH, और यहाँ हाइट क्या है, L है, हाइट तो सिलेंडर का L है ना। अब दोनों तरफ L कैंसिल हो गया, और ध्यान से अरेंज कीजिएगा तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आंसर आ गया। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या किए, पहले आप जानते थे लैम्डा क्या है भाई, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, R क्या है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P गिवन है, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या ड्रॉ किए, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक क्लोज्ड सिमेट्रिकल सरफेस, तो वायर का शेप सिलेंड्रिकल, तो एक सिलेंड्रिकल हम लोग गॉसियन सरफेस ले लिए भाई, ठीक है, और उसका लेंथ L मान लिए। तो बताइए लैम्डा दिया हुआ है तो उस पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा L। फिर गॉस लॉ अप्लाई किए, गॉस लॉ का इधर वाला कोई टेंशन ही नहीं, आप समझ गए। अब इधर वाला भी हम पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये पूरा अच्छा से समझा चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ऐसे जा रहा है, कर्व्ड सरफेस आप कहीं भी देखिएगा तो कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर में 0 डिग्री बन रहा है, cos 0 1 हो गया, और E बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब टोटल एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, 2 पाई RH, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, H के जगह L हम लिख दिए, हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, अगर इसका हम बोले ग्राफ बनाने के लिए, अब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा, R बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे दूरी और दूरी पे जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगा। तो ऑब्वियस है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो एक स्टेप आपको ये पहले ध्यान देना है, और दूसरा स्टेप गॉस लॉ में लगाना है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो देखें तब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो पहले इसको नोट करिए। अब एक बार फिर से इसको रिव्यू करते हैं, क्या आया है भाई, क्या था, तो एक लॉन्ग वायर था, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड था। चलिए अब पॉज करके आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन रहता है भाई, चार्ज बॉडी दिया रहता है, यहाँ पे वायर दिया हुआ था, R दूरी पे हम लोग को क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना था। उसके लिए क्या किया हम लोग, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये आदत हो जाएगा आपको, अभी एकदम आदत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, अभी धीरे धीरे आदत हो जाएगा, प्रैक्टिस जैसे जैसे करवाएंगे ना। तो चलिए क्या देखिए एक बार फिर से, भी हड़बड़ाते नहीं है, ताकि आपको याद रहे कॉन्सेप्ट क्या आया यहाँ पे। जैसे हम बोले कि आप क्या कॉन्सेप्ट सीखे आप, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही सीखे भाई कि अगर कोई वायर है और लॉन्ग वायर है, मतलब दोनों तरफ इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और उसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और किसी पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा,
वायर से सीधे अवे है, और कितना होगा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। क्लियर? आर क्या है, तो दूरी हो गया। अच्छा, यही अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होता, इस लॉन्ग वायर का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता इतना ही, लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड्स हो जाता, तो पॉजिटिव में हो जाता अवे। यही नेगेटिव चार्ज वायर होता तो हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही होता, डायरेक्शन हो जाता टुवर्ड्स। क्लियर? तो डायरेक्शन हो जाता टुवर्ड्स। तो इस चीज को एकदम दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि मैग्नीट्यूड, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिव लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज लिख दो, पॉजिटिव चार्ज लॉन्ग वायर, अभी जान से पॉजिटिव लिख दिए, पॉजिटिव चार्ज लॉन्ग वायर इज E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम वायर। और आप ब्रेन में याद रख लीजिएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यही डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वायर हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आएगा, इस पे न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल आएगा। चलिए, अब क्या न्यूमेरिकल अभी बताते क्या? ठीक है, बता देते हैं। सुनिए, ध्यान दीजिए, एक न्यूमेरिकल इसी पे अभी बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि पहले हिंदी बोलते हैं, फिर लैंग्वेज में बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे, आप लिख लीजिएगा। लॉन्ग वायर, चलिए लॉन्ग वायर, बार बार इंफिनिटी लिखने का जरूरत नहीं है, लॉन्ग वायर है, अंडरस्टूड है, ऐसे डॉट डॉट भी दे दिए तो हो गया। लॉन्ग वायर और एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है इसके अराउंड, एक इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज सब जानता है माइनस ही होता है, मास m, और ये गोल गोल घूम रहा है आर रेडियस में, आर रेडियस में घूम रहा है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई? एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर around a uniformly charged long wire of linear charge density lambda. Find the time period of revolution of electron. तो क्वेश्चन बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। हम सीधे अंतिम लाइन लिख रहे हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्वेश्चन एकदम अच्छा समझ में आ गया, क्योंकि लंबा सा तार है भाई, उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, आर रेडियस में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो एक चक्कर काटेगा, ठीक है, टाइम देखना है, जब एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन जो टाइम लेगा एक बार गोल गोल में, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, उसी समय को टाइम पीरियड कहते हैं। अब सब जानता है सर्कुलर मोशन 11th का सवाल है। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 11th में सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि यहां बताइए क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आइए समझते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन समझ गए? तार है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो जरूर कोई ना कोई तो फोर्स घुमा रहा होगा। यहाँ कौन फोर्स घुमाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो फोर्स बॉडी को गोल गोल घुमाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे गोल गोल कौन घुमा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। जैसे क्या बताए थे, याद करो, धरती को सूरज के चारों तरफ कौन घुमा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो धरती जब सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है तो धरती पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो फोर्स गोल गोल घुमाता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। 11 में बहुत अच्छा से बता चुके हैं सारा सर्कुलर मोशन का नोट्स में। तो अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ पहले पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा? तो अवे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ अवे। सॉल्यूशन पे ध्यान दो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अवे हो गया। और कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो क्लियर अभी पढ़े।
अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा कि अपोजिट? अपोजिट। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, सब बताया हुआ है। कितना फोर्स लगता है? F बराबर क्यू ई, मैग्नीट्यूड याद है ना, F बराबर क्यू ई। क्लियर? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया F बराबर क्यू ई। तो चलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही गोल गोल घुमा रहा होगा और वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। चलिए ई हम लोग 11th में बहुत बार कर चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? तो F बराबर क्यू ई। तो F बराबर क्यू ई। अब बताइए ई क्यों लिख दिए? मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ मॉड लेना है, दोनों तरफ मॉड लेना है। तो बताओ ई क्यों लिख दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू के जगह ई लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अबे माइनस ई मत लिख देना, अभी मॉड लेना है ना, कितना फोर्स है। तो यहाँ पे ई क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। बहुत तोड़ के पढ़ाते हैं तुम लोग को, बाप रे। अब चलो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलो, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ई मत बोलना कि ई कहां से आया, अबे दीवार पे भी लिखा हुआ था ना बोर्ड पे। 11th क्लास में कितना बार बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला था, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते थे एम बी स्क्वायर बाई आर, या तो इसी को लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर। 11th की कॉपी चेक करो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर उसी को लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या था? एंगुलर स्पीड। अब ये सब देख लेना। चलो आगे बढ़ो, ओमेगा निकालो, ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ई मत बोलना कि ई कहां से आया, अबे दीवार पे भी लिखा हुआ था ना बोर्ड पे। 11th क्लास में कितना बार बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला था, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते थे एम बी स्क्वायर बाई आर, या तो इसी को लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर। 11th की कॉपी चेक करो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर उसी को लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या था? एंगुलर स्पीड। अब ये सब देख लेना। चलो आगे बढ़ो, ओमेगा निकालो, ओमेगा स्क्वायर मन में रखो, एम और आर नीचे गया, तो ई लैम्डा अपने जगह पे है। चलो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आर है ये लिख दिए। अब एक आर और गया तो आर स्क्वायर हो गया, एम भी नीचे आ गया। अब चलो यहाँ स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया तो रूट। यहां तक समझ गया ना? इसको अच्छा से लिख दिए। अब चलो बताओ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा। पूरा 11th यही कियो तुम लोग, पूरा 11th यही कियो। टाइम पीरियड था 2 पाई बाई ओमेगा। चलो ओमेगा का वैल्यू रखो 2 पाई, ओमेगा डिनोमिनेटर में तो इसको पलट के रखेंगे, ओमेगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ई लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी था, जो बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, कोई दम नहीं था इस सवाल में, लुल्लू पुंजू सवाल था। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको हम लोग सॉल्व करके टाइम पीरियड निकाल लिए। तो ये एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके अच्छा से नोट करो। चलिए न्यूमेरिकल्स देखो थोड़ा कनेक्टेड होता है 11th क्लास से, इसीलिए कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो बच्चा थोड़ा सा भी चाहत होगा तो वो सब कर लेगा, बेसिक है एकदम। अब जो हमसे पढ़ा 11th उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तुरंत ही सब कॉपी पलट के फट से रिवीजन कर लेगा। अब एप्लीकेशन 2 नहीं, एप्लीकेशन 2 के पहले एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे। देखो एप्लीकेशन 2 के पहले एक कॉन्सेप्ट और जानो, एक्सेस चार्ज। मतलब सिर्फ चार्ज बोल सकते हो, लेकिन एक्सेस चार्ज, जो अतिरिक्त चार्ज हम लोग देते हैं, ऑलवेज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ब्रेन में बैठाओ। कंडक्टर जिसके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर उसके अंदर क्या? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये सब बात कब बताए थे?
जब पढ़ाए थे मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग वाला वीडियो देख लेना, स्टार्टिंग वाला। अब कितना बार वीडियो देखोगे, नोट्स तो उतारे हो ना भाई। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में शुरुआत कैसे किए थे, बताए थे कंडक्टर और इंसुलेटर। अब सुनो, कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर एकदम सॉलिड अंदर से भरा हुआ, जैसे कोई एल्युमिनियम है, कोई कॉपर का सॉलिड है, स्फीयर है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है। अगर इस, अब कॉमन सेंस है, अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, कैंसिल। अब अगर हम इसको बाहर से अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्सेस, एक्स्ट्रा चार्ज दिए, क्यों, पहले से तो चार्ज था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो तो कैंसिल हो गया, तो न्यूट्रल हो गया। अब हम बाहर से अगर इमेजिन करो कि एक्स्ट्रा चार्ज दिए क्यों, तो जानते हो क्या होगा, फटाफट ये सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। ये सारा चार्ज भागते दौड़ते रिपल करके, अगर ये कंडक्टर है तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर हम एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी देते हैं बाहर से, अगर एक्स्ट्रा नेगेटिव और ये कंडक्टर होता तो फिर ये सारा चार्ज रिपेल करके, मूव करके, मोशन में आ जाता सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है, बहुत आसान, क्योंकि देखो सब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरा को रिपेल करके बाहर आ गया, या सारा नेगेटिव चार्ज एक दूसरा को, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज का मोशन हो सकता है, किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। इतना बस समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर के अंदर भीतर चार्ज का फ्लो हो सकता है, मोशन हो सकता है, और सब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके मूव करके सरफेस पे आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में डाल लो एकदम, कि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर नहीं होता है चार्ज। अगर आप अंदर दीजिएगा भी तो सब भागते दौड़ते, जो एक्स्ट्रा चार्ज आप दीजिएगा भागते दौड़ते सब आपके सरफेस पे आ जाएगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इंसुलेटर अगर होता, मान लो इंसुलेटर है, जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो प्लास्टिक में या ग्लास में या वुड में चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बाबू, तो अगर तुम यहाँ चार्ज क्यों रखोगे, तो जस का तस यही रह जाएगा। अब इंसुलेटर में चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट को जल्दी से तुम जहन में डाल लो कि एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलो फिर से पॉज करो और सुनाओ, एक्सेस चार्ज, हाँ बोलो, ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर में जहां रखोगे वही जस के तस रह जाएगा, कंडक्टर में भागते दौड़ते आ जाएगा सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज को मूव करा देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम ब्रेन में रखो। चलो, बहुत मजा आ रहा है, टाइम थोड़ा लग रहा है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे देते जाएंगे, समझते जाना है। अच्छा याद रखना, तुम लोग को एक बार बोले थे हम पेज नंबर 68 पढ़ने हैं एनसीईआरटी का, याद है ना, सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में जो पेज नंबर 68 है, ये सब दोबारा पढ़ाएंगे, ये सब मस्त पढ़ना है हम लोग को। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एकदम जबरदस्त पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, सारा प्रॉपर्टी जो कंडक्टर का है दोबारा पढ़ेंगे मस्त। तुमको रीडिंग लगाना होगा तो लगा लेना थोड़ा सा, हाँ अभी तो समझ में आ ही रहा होगा। चलो आ जाओ, एप्लीकेशन 2 क्या निकालना है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर या कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर और स्फेरिकल सेल। अब सुनो ध्यान से, सेल माने क्या, खोखला। अब यहां पे ध्यान से देखो, यही पहले एक बात बताओ, फिजिक्स में अब सॉलिड कंडक्टर एकदम भरा हुआ है, या एक एम्प्टी है, एम्प्टी, एम्प्टी अंदर से खोखला स्फीयर है, जैसे कैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल। तो अभी सॉलिड कंडक्टर है, कंडक्टिंग, या एक खोखला स्फीयर है। अभी यहाँ पे दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि अगर ये खोखला है तब तो चार्ज, कॉमन सेंस है कि चार्ज क्यों सरफेस पे रहेगा, अंदर तो फुटबॉल की तरह अंदर से खोखला है, ठीक।
लेकिन अगर भरा भी हुआ है तो कंडक्टर अगर है तो चार्ज अंदर भी दोगे तो भाग दौड़ के सरफेस पे ना आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है चाहे स्फेरिकल सेल रहे, दोनों एक ही समान है अभी फिजिक्स में। क्लियर? तो दोनों के लिए ये एप्लीकेशन वैलिड है। अब क्वेश्चन क्या है अच्छा से समझो, थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन है कि चलो कंडक्टिंग स्फीयर है मन मानो, चार्ज सरफेस पे क्यू है, क्यू चार्ज है इसके सरफेस पे, इमेजिन करो। अब क्वेश्चन है ना कि सेंटर से पी पॉइंट है बाहर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर पी पॉइंट है सरफेस पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन पी पॉइंट है अंदर, तो इसका 3 केस हो जाएगा। अगर पी आउटसाइड है, अगर पी ऑन द सरफेस है, और एक बार पी इनसाइड है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बहुत ईजी है, ट्रिक है गॉस लॉ। ठीक है, मैं याद रखना, अभी देखो टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार लेक्चर अटेंड कर लिए, नोट्स बना लिए, 15 सेकंड में तुम कर दोगे एकदम अच्छा से। तो चलिए आइए, सबसे पहले कैपिटल क्यू क्या है, तो भाई चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन सरफेस भी लिख दे, चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, ये तो तुम लोग समझ ही गए। आर क्या है, तो पहले कैपिटल आर लिख देते, कैपिटल आर क्या है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर जो दिया हुआ है उसका रेडियस दिया हुआ है, चार्ज क्यू दिया हुआ है। और स्मॉल आर क्या है, जो दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान देना जगह कम रहता है इसलिए, तो आगे बहुत चीज लिखना है। तो अब ये 3 चीज पहले समझो। अब आ जाओ केस 1 में, बहुत ही आसान। केस 1 क्या बोल रहा है, पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, इसका मतलब जब पॉइंट पी बाहर होगा तो कितना बच्चा समझ गया, आर ग्रेटर देन आर होगा। इसका मतलब कि बाबू ये है स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे कितना है, चार्ज क्यू, सेंटर क्या है ओ, रेडियस क्या है आर, और यहाँ पे डॉट 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 एक पॉइंट पी है बाहर, देख लो अच्छा से, पॉइंट पी है बाहर, कितना दूरी पे, सेंटर से आर दूरी पे। पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। जिस पॉइंट पी पे, पिछले वाले में बताए थे, जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहां से ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। लाइन रिपीट करो, जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहां से क्या ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस, एक सिमेट्रिकली क्लोज्ड काल्पनिक सरफेस, समझ रहे हो, गॉसियन सरफेस। अब बताओ यार बॉडी कैसा है, स्फेरिकल, तो गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, स्फेरिकल। तो इमेजिन करो एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, याद रखना पीछे में वायर था सिलेंड्रिकल, तो गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल। अभी यहाँ स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल, ये गॉसियन सरफेस हो गया। तो एक बार रिपीट करते हैं, जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहां से ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, एक सिमेट्रिकली क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन गया। बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इन कितना चार्ज है, क्यू। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज क्यू जो सरफेस पे वही ना हो गया। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कितना चार्ज हो गया, क्यू। फर्स्ट स्टेप खत्म। ठीक है, अब ये सब जो हम कर रहे हैं तो एकदम नहीं समझाएंगे, बार बार समझा चुके हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, सब तरफ से अवे। कहीं भी तुम इसके ऊपर एरिया काटोगे तो उतना मूर्ख तुम नहीं हो, क्योंकि बहुत बार समझा दिए दोस्त कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है सब तरफ, समझ गए। इसका अच्छा गॉस लॉ लगाते क्या चीज पे, गॉसियन सरफेस पे, तो एरिया किस पे काटेंगे, स्फीयर पे मत काट देना, बॉडी पे मत काट देना। ये जो डीएस काटे थे पिछले क्वेश्चन में भी, जो डीएस छोटा सा एरिया काटे थे क्योंकि कर्व्ड सरफेस है ना, और कर्व्ड सरफेस पे क्या सिखाए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला में कि छोटा सा एरिया काटेंगे डीएस, तो ये जो एरिया काट रहे किस पे काटेंगे, गॉसियन सरफेस पे। तो चलिए फ्रॉम गॉस लॉ, चलो गॉस लॉ बोलो बाबू, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है, क्यू यहां से, एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पे, खुद से अब सोचते रहो, ई इंटू, चलो
टोटल सरफेस एरिया cos 0 1 हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 10th पढ़े हो तो बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। यार स्फीयर कौन है? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का पे ही लगाते हैं गॉस लॉ। तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर, तो ई हो गया हम लोग का क्यू बाई ई, नीचे ले जाओ यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। खत्म आंसर। एक स्टेप दो स्टेप काम खत्म। चलिए इसी में अगर हम लोग बोले पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब पॉइंट पी अगर यहां आ जाता तो केस 2 में इसमें डायरेक्ट हम लोग करेंगे। केस 2 में फॉर आर बराबर आर, चलिए फॉर आर इक्वल टू आर, ठीक है, दैट इज पॉइंट पी, दैट इज पॉइंट पी लाइज ऑन सरफेस, तो उसी में रख दो दोस्त। चलो अगर हम छोटा आर के जगह कैपिटल आर रख दें तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज हो जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। याद करना भी बहुत आसान है, ये जानते हो पॉइंट चार्ज वाला गया। ध्यान से देखो के क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं है, तो पॉइंटे चार्ज वाला है। तो स्टूडेंट्स केस 1 और केस 2 समझ गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे केस 3 इनसाइड। अब केस 1 क्या था? पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। ये था केस 2 आपका, जिसमें पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस था। अब अगर अंदर हो, मतलब कि फॉर आर लेस देन आर, दैट इज पॉइंट पी लाइज इनसाइड, ठीक है। अगर पॉइंट पी इनसाइड होगा तब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा? कंडक्टर के या स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के। तो अब ये आपका एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर का स्फीयर, और सेंटर को सारा चार्ज सरफेस पे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसा कि बताया हुआ है, और आर रेडियस है। अब पॉइंट पी अंदर यहाँ पे देखिए, पहले पॉइंट पी कहाँ था? यहाँ बाहर पे था, यहाँ पे। फिर पॉइंट पी आपका कहाँ पे था? सरफेस पे, तो उसके लिए सरफेस पे पॉइंट पी। अब पॉइंट पी कहाँ गया? अब पॉइंट पी आपका अंदर आ गया। तो चलिए क्या बताएं, जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्या होता है गॉसियन सरफेस? एक सिमेट्रिकली क्लोज्ड सरफेस। तो यहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। अब आप लोग बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इन कितना? ओहो पहले ही लिख दिए, क्यू इन कितना होगा? तो पहले ही क्योंकि लिखा गया कितना होगा? 0। अब ये सारा चार्ज तो बाहर सरफेस पे है, तो इस लक्ष्मण रेखा जो कि गॉसियन सरफेस है उसके अंदर अब कितना चार्ज है? 0, क्योंकि कंडक्टर में भी क्या बताएं कि सारा चार्ज सरफेस पे होता है। तो अगर हम पूछे कि गॉसियन सरफेस अंदर है, अंदर कितना चार्ज है? 0। अब क्यू इन 0 हो गया गॉस लॉ में। अब अगर ये 0 हो गया, RHS 0 हो गया, तो LHS भी 0 होगा। तो ध्यान से अगर देखिएगा, क्योंकि अंदर चार्ज ही 0 है, तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना आ जाएगा? 0। तो अब तीनों फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो गया। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, KQ बाई आर स्क्वायर। आर क्या है गया? तो डिस्टेंस पहले ही बताया गया, और यहाँ पे अगर सरफेस पे होगा तो KQ बाई आर स्क्वायर। अब कॉमन सेंस है कि इस केस में तो भाई आर और आर दोनों बराबर ही है, और अंदर कितना हो गया? तो 0। तो ये कंठस्थ आपको याद हो गया होगा। अगर आ जाए डिस्टेंस, जो कि आर डिस्टेंस और ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो शुरू में आर रेडियस तक तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। थोड़ा और आगे बढ़िए तो 0, थोड़ा और आगे बढ़िए, क्योंकि अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। अब जैसे जैसे अंदर आप आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0। अब फिर मैक्सिमम, यहाँ पे जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या चाहिए? मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सरफेस पे। और फिर आप जब बाहर जाइएगा सरफेस पे 0 0 0 0 मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे बाहर जाइएगा, जब बाहर आ जाइएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखिए, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा
वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो फिर आपका कुछ ग्राफ इस तरह से इनवर्सली टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अब 0 से r के बीच में कोई ग्राफ ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिर इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ भी हो गया, ग्राफ को भी देख लिए। चलिए अब इसको पॉज करके नोट करिए, रुक जाइए। एप्लीकेशन 3 में जाने के पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम नोट करिए। अब देखिए, चलिए नोट करके आ गए आप लोग। अब एप्लीकेशन 3 जो है उसमें गुड न्यूज क्या है कि एप्लीकेशन 3, ध्यान दीजिएगा, अब एप्लीकेशन 2 आप नोट कर चुके हैं, इसमें आपका नॉन कंडक्टिंग आ गया। पहले क्या था? कंडक्टिंग था सॉलिड स्फीयर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, नॉन लग गया, मतलब इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। बहुत गर्मी हो गया, चलिए देखिए, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अभी क्या बताए थे? इंसुलेटर के अंदर चार्ज हो सकता है, कंडक्टर में ना सॉलिड था तो चार्ज अंदर दिए भी तो सब बाहर आ गया, रिपल। क्योंकि कंडक्टर में क्या बताए थे? फ्री इलेक्ट्रॉन था, सब भाग के बाहर आ जाता है, एक्सेस चार्ज सरफेस पे होता है कंडक्टर के। लेकिन इंसुलेटर में, मतलब कि नॉन कंडक्टर में, थ्रू आउट द वॉल्यूम होता है, मतलब अंदर हर जगह पे रहेगा, ठीक है। तो अगर ये इंसुलेटर है तो इसके चार्ज हर जगह, एक्सेस चार्ज जो हम लोग दिए हैं, यूनिफॉर्मली अंदर, पूरे इक्वली अमाउंट में यूनिफॉर्मली अंदर छितराया हुआ है। तो अब यहाँ पे एक चीज और लिखिए, रॉ, याद कीजिए, बताए थे रॉ क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रॉ, चार्ज बटा वॉल्यूम, याद है? रॉ था Q/V, रॉ चार्ज बटा वॉल्यूम। 3 बताए थे, एक लैम्डा था चार्ज बाई लेंथ, एक सिग्मा था चार्ज बाई एरिया, इसका काम अगले वीडियो में आएगा। और एक लैम्डा है था, एक सिग्मा था, और रॉ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई वॉल्यूम, क्योंकि अब चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस मिटा दीजिए थर्ड एप्लीकेशन में, और चार्ज ऑन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब गुड न्यूज क्या है ना, एप्लीकेशन 2 का और एप्लीकेशन 3 का ये फर्स्ट और सेकंड केस सेम है। क्यों? सोचिए, अब चार्ज क्यूब वॉल्यूम में पूरा अंदर यूनिफॉर्मली है, फिर से पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसियन सरफेस बनाया। अभी भी हम पूछेंगे कि लक्ष्मण रेखा के अंदर कितना चार्ज है, तो आप तो क्यों ही बोलिएगा, लॉजिक लगाइए, अब फिर वही प्रोसेस आएगा। तो एप्लीकेशन 3 का भी फर्स्ट केस सेम है, और केस 2 भी कॉमन सेंस है कि सेम हो जाएगा। लेकिन अब इंसुलेटर के अंदर चार्ज होता है, तो अब 0 नहीं होगा, केस 3 बदल जाएगा। तो आपने ये एप्लीकेशन 2 में नोट किया, अब केस 3 बदल जाएगा। तो केस 3 को हम लोग अच्छे से बनाते हैं। चलिए केस 3 को अच्छे से बनाते हैं। तो पहले आप इसको एप्लीकेशन 3 का यहां तक एकदम सेम प्रोसीजर पे नोट कीजिए। चलिए लेजीनेस मत करिए, एकदम अच्छा से पहले इसको नोट करिए, क्योंकि हम इसको रब करेंगे। और एप्लीकेशन 3 का यहां से पूरा नोट कर लिए, केस 3 को हम ठीक से समझाते हैं अच्छा से, पहले बोर्ड हम रब करेंगे। तो एप्लीकेशन 3 का पूरा नोट कर लिए, केस 1 केस 2 और केस 3 हम बताएंगे। चलिए 2 बार बोल दिए कि केस जो एप्लीकेशन 3 है और एप्लीकेशन 2 है, उसका केस 1 और केस 2 सेम है। क्यों है वो आप देख पा रहे हैं। तो ई हो गया, बहुत अच्छा। तो या तो बोर्ड एग्जाम में बोल देगा कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज सरफेस पे होगा, और या तो अगर बोल देगा कि नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चलिए अब क्या यहीं पे बताते हैं। तो केस 3 अच्छा से फ्रेश, केस 3 क्या हुआ भाई? एप्लीकेशन 3 का फॉर आर लेस देन आर, दैट इज पॉइंट P लाइज इनसाइड। अच्छा एक बात याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये अकेले भी आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये अकेले भी आता है, केस 3 कभी कभी अकेले दे देता है केस 3 में। चलिए अब यहां पे देखते हैं भाई। चलिए थोड़ा बड़ा बना दिए स्फीयर, पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना है? Q। मन में एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव बना दीजिए। अब हम लोग को पॉइंट P पे रेडियस R, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वहां से क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस। यहाँ पे बॉडी कैसा स्फीयर, तो गॉसियन सरफेस भी क्या बना दिए? स्फीयर।
अब तो आदत हो गया होगा आपको। यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट इस सरफेस पे काट लिया, गॉसियन सरफेस सोचिए 3D में। अब उसके सरफेस पे थोड़ा सा एरिया काटे ds, एरिया वेक्टर ds आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज से अवे बनाते हैं। अब ये आपका कितना दूरी r, साफ दिख रहा है कि इस बार जो ये r है वो कम है और रेडियस बड़ा है। क्लियर? अब यूनिटी मेथड, चलिए हमको पता करना है इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कितना चार्ज है। इस लक्ष्मण रेखा जो कि गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज कितना है। तो बताइए पूरे यूनिटी मेथड में पूरे वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, अरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पूरे वॉल्यूम पे कितना चार्ज है Q। तो एक यूनिट पे वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, यूनिटी मेथड 4/3 पाई r क्यूब। तो इस लक्ष्मण रेखा के वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, अरे छोटा है ठीक है ना, इस लक्ष्मण रेखा का वॉल्यूम 4/3 पे कितना। तो सब कोई जानता है यूनिटी मेथड, पहले डिवाइड हुआ अब मल्टीप्लाई होगा, ये समझ गए ना। और इस तरह से यूनिटी मेथड से अगर मैं पूछूं देयरफॉर Q इन कितना आ गया, तो यहाँ पे 4/3 पाई कट गया आपका, और ध्यान से देखिए QR³ आ गया। मतलब यूनिटरी मेथड से पता कर लिए कि अगर पूरे वॉल्यूम पे चार्ज Q है तो इस लक्ष्मण रेखा के अंदर, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कितना चार्ज होगा भाई, तो इतना होगा। अब लगा दीजिए भाई गॉस लॉ, चलिए फ्रॉम गॉस लॉ चलिए बोलिए क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds, अब तो याद हो गया होगा, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो बोलो Q इन कितना आया यूनिटी मेथड से, QR³ बाई R³, और एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पे है, और E हम बार बार अब नहीं समझाएंगे, अब सबको पता है 4πr²। चलिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का आ जाएगा अच्छा से अरेंज करके। देखिए यहाँ से एक r² काट दिए तो एक r बचेगा खाली यहाँ, और 4π नीचे कर दिया, 4πε0 r³। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, आप याद कर सकते हैं, QR/4πε0 r³। इसी आंसर को रॉ के टर्म्स में लिखते हैं। अभी हम बताए थे ना रॉ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³, यही ना स्फीयर पे के वॉल्यूम पे चार्ज Q है। तो अगर कभी कभी रॉ के टर्म्स में भी बोलता है बोर्ड एग्जाम, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए Q के जगह पे ये देखिए यहाँ से देखिए Q के जगह पे, रॉ तो अपने जगह पे, अब V उधर कर दिए, तो हम Q के जगह पे 4/3 पाई r³, ये r अपने जगह पे है 4πε0 r³। ध्यान से देखिए सब कट पुट के आपको रॉ r/3ε0 दिखना चाहिए। 4π कट गया, 3 नीचे आ गया, ε0 जगह पे r³ कट गया, रॉ r दिख रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर भीतर r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका होता है रॉ r/3ε0। चलिए यहां से आप क्या सीखे, अब बताइए r अगर 0 है एट द सेंटर, अगर r 0 है मतलब कि सेंटर पे, तो r 0 रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा 0। तो अगर हम पूछेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ 0, अब जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा, साफ दिख रहा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है, जैसे जैसे अब r बढ़ते जाएगा चार्ज बढ़ते जाएगा। सोचिए ना लक्ष्मण रेखा के अंदर और ज्यादा चार्ज, और ज्यादा चार्ज, और ज्यादा चार्ज, और ज्यादा चार्ज, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ग्राफ बनाएंगे, आप लोग भी दिमाग लगा लिए होंगे, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, पहले 0 है फिर बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आइएगा सरफेस पे तो मैक्सिमम, केस नंबर 2, बढ़ते बढ़ते सरफेस पे मैक्सिमम। अब फिर बाहर जाइएगा तो केस नंबर 1, फिर घटना शुरू हो जाएगा, और फिर वही वाला ऐसे हो जाएगा। याद आ गया दोनों में अंतर। पहला ग्राफ, इसके पहले वाला ग्राफ में क्या था, इधर बना ही नहीं था, सिर्फ ये बना था, लेकिन इसमें इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी आपका ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखिए आज 3 एप्लीकेशन देख लिए, शुरू में टाइम लगा, लेकिन सब ध्यान से देखिएगा, भीतर का चार्ज निकालिए, गॉस लॉ लगाइए, और 5 नंबर में आता भी तो है। तो ये तो पहले ही बता दी कि लॉन्ग है, आएगा डिफाइन गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन दे देगा पूरा। तो 5 मार्क्स में आता है, बिहार बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में भी। लॉन्ग है ये, और कोई बहुत टफ नहीं है, एक बार अच्छा से फेयर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ब्रेन में बैठ जाएगा बात। अब
2 एप्लीकेशन और बाकी है और उसका कुछ पार्ट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अच्छे से रहिए, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।